दुनिया भर के बाजारों से आज शुरुआत करने के लिए हैं मिले जुले संकेत और कल फिर से एक बार ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर पहुंचने के बाद बाजार ब्रेकआउट की तैयारी करने की कोशिश करते हुए बड़ा सवाल है कि क्या आज कामयाब होंगे या फिर से अटकेंगे। लेंगे इस सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए, जहां समझना है कि ग्लोबल संकेतों पर ज्यादा रिएक्शन आएगा या फिर हमारे नतीजों पर। मिडवीक सेशन भी है अनिल जी, और मिडवीक हम यूजुअली देखते हैं एक्शन ज्यादा होता है। आज सुबह भी कई सारी खबरें आ चुकी हैं, तो बताएं कहां मिडवीक सेशन में पीक पे हो जाता है। जो मंडे से मोमेंटम शुरू होता है वेडनेसडे से टॉप पे, और टॉप पे जाने के बाद फिर वेडनेसडे से फ्राइडे तक धीमे धीमे हमारा मूड भी वैसे ही बिल्कुल, और बाजार का भी कमोवेश वैसे ही दिख रहा है। तो संकेत बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपके सामने एक बार जल्दी से रख दूं कि जिन संकेतों के दम पे आज के सेशन की करनी है हमें शुरुआत देख लीजिए। डाउ सपाट बंद होता दिखा है, नैस्डैक भी कोई खास नहीं, 35 अंक घटा है, तो हल्की फुल्की हाँ रेंज जरूर 300 पॉइंट की रही है डाउ में ट्रेडिंग की, लेकिन बंद हुए हैं हल्के से प्रॉफिट 13 पॉइंट के फायदे के साथ। अमेरिका के बॉन्ड यील्ड में उछाल है, कच्चा तेल बढ़ता हुआ दिख रहा है और डॉलर इंडेक्स में भी बढ़त आती हुई दिख रही है। तो ये सारे संकेत जो हैं वो थोड़े नेगेटिव साइड पर नतीजा है। कल बाजार बंद होने के बाद एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं दिख रहा जो आपके चेहरे पर 3 इंच की स्माइल ला सके। हाँ, 3 से 5% घटने वाले रिजल्ट जरूर आपके पास में है। आइए, निफ्टी में 4 आज कंपनियां हैं जो अपने नतीजे पेश करेगी, और वायदा कारोबार की 6 कंपनी के, यानी कि नतीजों के लिहाज से आज है बिजी डे। बहुत ज़्यादा बिजी डे है सर, और खबरें भी बहुत सारी हैं, नतीजे हैं, और साथ ही हम देख रहे हैं कि थोड़ा ग्लोबल डेवलपमेंट भी हुआ है। तो अनिल जी, एक बार थोड़ा ग्लोबल डेवलपमेंट समझना चाहूँगा, क्योंकि कल अमेरिकी बाजार बंद होने के बाद एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। वैसे तो आज बाइडेन साहब इजराइल जा रहे हैं, बट उन्हें जॉर्डन का अपना दौरा रद्द करना पड़ा है। पैलेस्टीन, इजिप्ट और जॉर्डन के जो लीडर्स हैं वो मिलने वाले थे, और इसलिए कि एक हॉस्पिटल पर हमला हुआ है गाजा में। और उसके बाद जो स्थिति देख रहे हैं हम कच्चे तेल की, डॉलर पर, गोल्ड के प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं, और जो डर है कि ये युद्ध और एक खराब टर्न ले सकता है, उसको कैसे समझें? और ये युद्ध खराब टर्न ले सकता है, इसके सारे के सारे संकेत कल शाम को आते हुए दिखे हैं। पहले तो हमारे दर्शकों को समझा दें कि हुआ क्या है। एक्चुअली हुआ ये कि इजराइल ने जो की तरफ से एक मिसाइल, ये माना जा रहा है कि जो गाजा में जाके गिरी है वो एक हॉस्पिटल पर गिरी है, और उसमें 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। अब ज़्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि इजराइल ने ये मिसाइल डाली है, लेकिन इजराइल का कहना है कि हमने नहीं डाली है। ये मिसाइल हमास से आ रही थी, हमने रोकी है, और हमने रोकी है तो वो वहाँ जाकर गिरी है। अब क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं पता, लेकिन ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता दिखा है जिसमें बड़ी कैजुअलिटी हुई है, बड़ी जान का नुकसान हुआ है। इससे तनाव बढ़ता हुआ दिखा है। उसके ऊपर आज जो कि बाइडेन साहब का दौरा है इजराइल का, लेकिन इजराइल के दौरे के साथ इस जो इवेंट हुई है, ये दुर्घटना जो हुई, उसकी वजह से उन्होंने जॉर्डन का दौरा उन्होंने रद्द किया है। सो ये एक अच्छे तरीके से नहीं देखा जा रहा है। सो आई थिंक कच्चे तेल में जो उछाल आया है $92 के आसपास का, वो इसी घटना के चलते आया है। तो कल 3:30 बजे से आज सुबह 8 बजे के बीच में ये एक युद्ध को लेकर 2 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, जिसमें एक ये कि अब किसी भी वजह से हो नुकसान तो नुकसान है। अब वो इजराइल ने अटैक किया है या हमास ने किया था उसको रोका गया है, या किसी की मिसाइल मिसफायर हुई, चाहे वो इजराइल की हुई हो, हमास की हो, ये सब चीज़ें हमारी समझ के बाहर की चीज़ें हैं। हमें ये समझ में आता है कि तनाव बढ़ा है, नुकसान बढ़ा है, और इस तनाव के बीच में अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को अपना जॉर्डन दौरा रद्द करना पड़ेगा, नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो ये थोड़ी सी चिंताएँ बढ़ाने वाली बात है। और वो चिंताएँ आपको कच्चे तेल के दाम में दिख रही है। इसलिए दीप, जिस दिन से ये मामला शुरू हुआ है, हम सिर्फ एक ही बात करते हैं, इस मामले में हमें सिर्फ एक चीज़ पर नज़र रखनी, कच्चा तेल। और वो कच्चा तेल इस युद्ध के शुरू होने के बाद के हाईएस्ट लेवल पर है। यस सर। तो इसलिए वो हमारे लिए कंफर्ट देने वाला बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए अभी भी, आज भी, अगले 1-2 दिनों तक जाहिर सी बात है कि नजर रहेंगे। हो सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति जब तक इजराइल में है तब तक कोई बड़े हमले हमास की तरफ से ना हो, नेचुरली उन्हें भी पता है कि कब करना है कब नहीं करना है, नेचुरली, बट फिर भी ये दिक्कत तो है। ये दिक्कत तो है। चलिए, तो ये एक चिंता का विषय हो गया सर। दूसरा, जो बाकी फैक्टर्स हैं इस युद्ध के पहले के भी, जो ये सिचुएशन खराब होने के पहले की, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर दोनों हमने ऊपर डरा रहे हैं, और बहुत डरा रहे हैं दीप। मतलब कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहा हूँ, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, जो फैक्ट है वो बताना पड़ेगा। और देखिए, जो बॉन्ड यील्ड है 4.82, मतलब लगभग आपके 23 साल की ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। 23 साल, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा,
23 साल की ऊंचाइयों पर अमेरिका की ब्याज दरें, एक तरह से आप ये समझिए बॉन्ड यील्ड 4.8 to 4.9 पर पहुंचना ये किसी भी लिहाज से अच्छा संकेत नहीं, और आमतौर पर ऊंची ब्याज दरें इक्विटी मार्केट के लिए खराब मानी जाती है। अब मार्केट सीमित रिएक्शन दे, कम दे, कब दे, आज दे, कल दे, नहीं दे, ये एक अलग बात है, लेकिन ये संकेत अच्छा नहीं है। आप बॉन्ड यील्ड को इतना ऊपर नहीं देखना है। यही बॉन्ड यील्ड हम थोड़े दिनों पहले 4.2 4.25 के आसपास देख रहे थे, वहां से आपको 70-75 बेसिस पॉइंट बढ़ने में टाइम नहीं लगा, ऐसे चुटकियों में भाग गए। तो ये कहीं ना कहीं बॉन्ड मार्केट कह रहा है भाई ब्याज दरें हायर फॉर लॉन्गर। ध्यान से सुनिए, देखिए मुझे, लेकिन इक्विटी मार्केट अभी इग्नोर कर रहा है, क्योंकि इक्विटी मार्केट के इग्नोर करने के अपने दो बड़े कारण हैं अमेरिका में, पैसा है और कंपनियों की ग्रोथ है। इन दोनों में अभी तक कमी नहीं आई है, इसलिए इक्विटी मार्केट मजबूत है। लेकिन कितने समय तक इक्विटी मार्केट मजबूत रहेंगे या बॉन्ड यील्ड वापस नीचे आ जाएंगे, ये वक्त बताएगा, लेकिन आज के लिए संकेत बहुत अच्छे नहीं है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स फिर से ऊपर आता हुआ दिखा है, और डॉलर इंडेक्स के ऊपर आने की वजह इजराइल हमास से आ रही है। अगर जाहिर सी बात है कि तनाव बढ़ता है दुनिया भर में, तो डॉलर को सेफ हेवन माना जाता है, सुरक्षित करेंसी माना जाता है, 106 के ऊपर निकलकर टिकता हुआ दिख रहा है। सो अगर आज आप ग्लोबल संकेत लेना चाहें, आपके इजराइल हमास से खराब है, डॉलर इंडेक्स से खराब है, बॉन्ड यील्ड से खराब है, और बचा हुआ आपका एक और संकेत जो अमेरिका के फ्यूचर्स से अगर आप लेना चाहें, तो फ्यूचर्स भी लगभग 100 पॉइंट नीचे अमेरिका के फ्यूचर्स आपके ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से अब ठीक हुए हैं, 30-35 पॉइंट नीचे है, लेकिन ओवरऑल संकेत थोड़े से ग्लोबल ढीले डाले हैं। आज तो ढीले डाले, मजा नहीं है, मजा नहीं है। तो मुझे अगर ट्रेडिंग रेंज के पार निकलने के लिए जैसे संकेत चाहिए उसके विपरीत है थोड़े। मेरा सवाल वही होने वाला था, क्योंकि फिर से हम देख रहे हैं कल अच्छी मूव के साथ हम 19,800 के पास बंद हुए, ऊपर बंद हुए, अच्छी ब्रेथ थी हमारी, सब कुछ अच्छा दिख रहा था। आज फिर से ऊपरी स्तरों पर परेशानी आ गई। 2-3 दिन से बार बार लगता है हम रेंज को पार करके ब्रेकआउट देने की कोशिश करें। मैं शायद अकेला अल्प मत में होऊंगा जो मैं बार बार मुझे 800-850 में लेने में कंफर्ट नहीं आता। और क्यों नहीं आता? रीजन साफ है कि सब कुछ अच्छा लगता है ट्रेडिंग रेंज के ऊपर में, कुछ खराब नहीं लगता। कल के मार्केट में कोई खराबी नहीं, हर लिहाज से आप देखें 19,800 पे बंद हो रहे तो लॉन्ग पोजीशन ले जाने का चांस बनता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 50-100 पॉइंट छोड़ देंगे। मुझे ओवरनाइट रिस्क रखने की जरूरत ही नहीं है इस वक्त, क्यों रखूं? बिल्कुल, बस सिंपल सी चीज़ है। ऐसे माहौल में जब अच्छी खबर आने की चांस कम हो, खराब खबर आने की चांस ज़्यादा हो, तो लॉन्ग पोजीशन रखना थोड़ा सा रिस्की है। सो आई थिंक हमारा फॉर्मूला वही है, 19,850 के ऊपर बंद होगा, हम बोल देंगे ठीक है हम ट्रेडिंग रेंज से ब्रेकआउट कर रहे हैं, निकल जाते हैं ऊपर, फिर खरीद लेंगे। 50-75 पॉइंट ऊपर खरीदने में क्या हर्ज है? रिस्क, या फिर नीचे आएगा हम सपोर्ट रेंज पे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट पे भी लेना है। ऐसा भी नहीं कि कोई मार्केट के ताला लग जाने वाला है या इजराइल हमास का युद्ध आज ही हुआ है उस पर बड़ा रिएक्शन आना है, वैसा भी नहीं है। लेकिन अपने सिंपल वही एक ही फॉर्मूले पे चलना है दीप, लेन देन का बाजार। लेन देन का बाजार, ये लेन देन का बाजार। ऊपर के रेंज पे कोई कुछ भी कहे, कितना भी मजबूत दिखे, प्रॉफिट बुक करो, सपोर्ट लेवल पे आए वहां पे लीजिए। रोज मार्केट मौका दे रहा है, इसलिए ओवरनाइट पोजीशन कम रखेंगे तो ज़्यादा पैसा बना पाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप परसों अगर शॉर्ट करके गए, कल आपको डाउ 300 पॉइंट ऊपर दिखे, कल आपका सारे शॉर्ट कटवा दिए, ठीक है। अगर आज आप लॉन्ग करके जाए, ठीक है, अभी तो 15-17 पॉइंट नीचे कोई खास नहीं है, अगर कमजोर खुल जाए 50 पॉइंट तो फिर आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। सो बेटर ये है कि दिन के दौरान मार्केट को खुलने दें, ऊपर के लेवल पे पहले पहुंचे वहां प्रॉफिट बुक करें, एग्रेसिव ट्रेडर शॉर्ट करें, सपोर्ट लेवल पे पहले आए वहां से खरीदारी करें, वापस ऊपर में। दोनों तरफ के मौके बाजार दे रहा है और उसका फायदा आपको उठाना है। सिंपल, इस स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं, ये इंडेक्स के लिए लेन देन का बाजार। बाकी रहा सवाल इन्वेस्टर्स का, आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं, कोई टेंशन नहीं है। आपके पास बढ़िया मिड कैप स्मॉल कैप शेयर है, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से रखिए, उनकी दुनिया लगी है। इजराइल हमास, बॉन्ड यील्ड और अमेरिका से बेखबर, ये अलग ही चल रहे हैं। इनकी तो लाइफ बहुत ही सेट और सेफ एकदम। सो वहाँ पे ठीक है, चुनिंदा खरीदारी होती रहेगी, स्पीड कम हो जाएगी, सबके सब नहीं भागेंगे, चुनिंदा भागेंगे। जहाँ फंड बाइंग होगी या जहाँ इंटरेस्ट होगा लोगों का खरीदारी करने में, वो चलेंगे, लेकिन चलेंगे जरूर। तो ब्रॉडर मार्केट अलग रखिए, इंडेक्स अलग रखिए, सिंपल। गॉट इट सर। तो ये आपके लिए इस समय व्यू बन रहा है बाजार पर। आज वैसे सर बहुत सारे नंबर्स पर भी रिएक्शन आने वाले हैं, बहुत सारी खबरों भी कवर करनी है। एक बार पहले स्ट्रैटेजी समझते हैं, फिर बाकी चीज़ों की बात। तो स्ट्रैटेजी के लिहाज से दीप आज ग्लोबल संकेत आपके कच्चा तेल, बॉन्ड यील्ड और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स तीनों से कमजोरी के ही हैं।
लेकिन एक जो बड़ा फैक्टर है भारतीय बाजारों के लिए जिसकी वजह से आप घट नहीं रहे, इनफैक्ट बार बार बढ़कर ऊपर आ रहे हैं, वो है एफआईएस के आंकड़े। एफआईएस का बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है और हल्की फुल्की खरीदारी के संकेत आने शुरू हुए हैं और कल के आंकड़े भी ऐसे ही मजबूत है। आपके तो अभी बता दूं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कल के सेशन के जो आंकड़े हैं दीप, लंबे समय बाद ये देखने को मिला कि कैश मार्केट में छोटा ही सही लेकिन लोकल फंड्स और एफआईएस दोनों की तरफ से आंकड़ा खरीदारी का आया है। साथ में 264 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा कैश मार्केट में आया है आपके लिए एफआईएस की तरफ से और 113 करोड़ का आंकड़ा आया है लोकल फंड्स की तरफ से। लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े और भी बेहतर और मजबूत है। 465 करोड़ के इंडेक्स खरीदे लेकिन 2200 करोड़ के आसपास के स्टॉक्स खरीदे, यानी कि एफआईएस ने 2500 करोड़ के आसपास की खरीदारी यहाँ पर स्टॉक्स में की है और 500 यानी कि नेट 3000 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा लंबे समय बाद अच्छा मजबूत आंकड़ा दिखा है। और इस आंकड़े की सबसे बड़ी अहमियत यही है दीप कि इनको देखते हुए आपके लिए नीचे का रिस्क काफ़ी कम है। अब तक नेगेटिव फैक्टर्स की बात की, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कॉम्बिनेशन देता हूं, वो कॉम्बिनेशन बाजार का ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है। कैसे? एफआईएस की खरीदारी है, नीचे आपको सपोर्ट मिलेगा अनलेस अनटिल ये मूड बदले और एफआईएस का डायरेक्शन एक क्लियर कट नजर आ रहा है। अगर इनको बेचना है तो ग्लोबल खराब होंगे तो ही बेचना है, ग्लोबल खराब नहीं होंगे तो इनको इंडिया स्पेसिफिक सेलिंग इनकी खत्म हो गई। सही बात है, ठीक है ना। जो पहले इंडिया स्पेसिफिक बेचना था वो बेच चुके हैं क्योंकि करेंसी आपकी डेप्रिशिएट हो गई, आपकी अच्छे लेवल पे 20,000 20,200 वहाँ से थोड़ी आपकी एग्जिट हो गई। सो अब इनको बेचने की हड़बड़ी जल्दीबाजी नहीं कि मुझे इंडिया में ये स्टॉक बेच देना है वो स्टॉक बेच देना है। सो अगर ग्लोबल खराब होगा तब तो इनको ग्लोबल के हिसाब से देखना है, वो बेचना है। सो अगर ग्लोबल आपका ठीक होता है और आपके यहाँ सपोर्ट है तो ये आपको रेंज से ब्रेकआउट भी दे सकता है। और ग्लोबल सपोर्ट क्यों हो सकता है समझिए, अगर आज अमेरिका राष्ट्रपति पहुंचे वहाँ और अमेरिकी राष्ट्रपति बोले भाई कि देखो ऐसा है कि इस वक्त ज़्यादा लड़ना ठीक नहीं है, मैं भी कितने मोर्चे संभालूं, एक उधर मुझे रशिया यूक्रेन भी देखना है, इधर चीन ताइवान भी देखना है, तुम लोगों नई प्रॉब्लम खड़ी मत करो, ठीक है, अभी शांति रखो, एक बार बाद में देखेंगे। दोनों को समझा बुझा के आए, गल्फ कंट्रीज़ को कुछ समझाएं, इजराइल को कुछ समझाएं और बोले धीमा करो भाई, बढ़ाओ मत चीज़ों को, है ना। वैसे बोलेंगे धीरे से, मेरी इकोनॉमी की हालत बड़ी ख़राब है, मेरी ब्याज दरें 23 साल की ऊंचाई पर चल रही, अंदर अंदर मन में जी। हाँ, तो मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, करेक्ट, ठीक है, मेरे हथियार बिखरे हैं, वो ठीक है, उसके अलावा कोई फायदा नहीं है, करेक्ट सर, है ना। सो अमेरिका की हालत अंदर तो बहुत मजबूत नहीं है ना। सो वो जाकर अगर समझा बुझा के आते हैं और एक अच्छा सा स्टेटमेंट को इस तरह का है कि जैसे कल उन्होंने बोला भी ना कि गाजा पे कंट्रोल करने की कोशिश मत करना, स्ट्रेट बोला था, बराबर है। तो अगर ऐसा कुछ आए, क्या पता कल 500 डाउ ऊपर मिल जाए आपको, हो सकता है, यू नेवर नो। सो हमें नहीं, हमेशा युद्ध से अच्छी खबरें, खराब ही खबरें आए ऐसा नहीं, अच्छी भी आ सकती है और कभी तो आएगी जी, कभी तो खत्म होगा। सो ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है इस वक्त आप यहाँ पर है। सो इसलिए ओवरनाइट पोजीशन दोनों ही तरफ रिस्की है। सिर्फ इतना है कि युद्ध होता तो शॉर्ट साइड पे कम रिस्की होती है, लॉन्ग साइड पे ज्यादा रिस्की होती है, लेकिन रिस्की तो दोनों ही तरफ है, बिल्कुल है ना। तो खराब माहौल में भी 300 पॉइंट उछल रहा है ना डाउ, ऐसा तो नहीं उछल रहा। तो कहीं न कहीं तो मार्केट सारे नेगेटिव फैक्टर देखने के बावजूद घटने से मना कर रहा है, तो किसी को कुछ तो अच्छा लग रहा होगा ना, इसमें मौका दिख रहा होगा। सो आई थिंक इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों फैक्टर साथ में आ गए। बाइडेन साहब बोले कि चलो खत्म करो, और अगर आपके एफआईएस की खरीदारी का तो दे दें ब्रेकआउट, आज दे दें कल दे दें, कौन सी बड़ी बात है। सो एकदम वन साइड व्यू मत बनाओ, लेवल से व्यू बनाओ, लेवल पे लेना है, लेवल पे देना है, ब्रेकआउट होगा मूड चेंज कर देना, बस ये एक लाइन काम की है, सिंपल, इस पे फोकस करो। ब्रेकआउट होगा मूड चेंज, कैसे होगा? लेन देन का बाजार है, ट्रेडिंग रेंज के ऊपर सिरे पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खरीदना भी, डरना मत। वहाँ पे आएंगे कि ये 2-4 बम गिर गए, वो गिर गए, वो 2-4 बम गिरेंगे तभी आपको नीचे मिलेगा, तो उस लेवल पे ले लेना है, सिंपल सी चीज़ है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, अहम सपोर्ट लेवल पे खरीदिए, और वो क्या है 19,850 और 44,800, ये 2 लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ध्यान रखिए जहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा। 19,850 के ऊपर बंद होता है, 44,800 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता है, नई तेजी करनी है, गॉट इट। और बाकी जितनी करनी है वो कहाँ करनी है, उसके लिए अगली लाइन है जी 19,650 750, ये आपका सपोर्ट जोन है आज के लिए, इस रेंज में खरीदारी करनी है। और 43,950 44,125 बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो नहीं, यहाँ खरीदारी के इस रेंज में आएगा, और वहाँ पे खराब खबरें होंगी तो ही आएगा, और जब आएगा तब ले लेना है। ठीक है, सिंपल, गॉट इट, ठीक है, समझ गया। हाँ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जरूरी है दीप, क्या करें। हाँ,
अब आ जाइए बाकी संकेत। ग्लोबल नेगेटिव है, एफआईएस पॉजिटिव, डीआई न्यूट्रल, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटीमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव, 3 न्यूट्रल, 1 नेगेटिव। कल एक भी नेगेटिव नहीं था। आपने देखा दिन भर मार्केट मजबूत, बहुत बढ़िया रहा। संकेत जैसे हैं वैसे ही आपको बताएं। 19,700 19,750 पहला सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटेगा। अगर नीचे गए तो 19,625 675 इस रेंज में आपको शॉर्ट भी काटने हैं, लॉन्ग भी बनानी है। 850 900 पहली रुकावट की रेंज है, 840 कर दीजिए इसको। 850 नहीं करना चाहता मैं, 840 करना चाहता हूँ। 19,840 19,900 पहला आपका रुकावट का रेंज है। पार करके निकले तो 19,950 20,000 परफेक्ट सप्लाई जोन, जहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट भी करें और है दम हिम्मत शॉर्ट भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ करिए, डरने का नहीं। लेवल से स्टॉप लॉस का तो है ना आपके पास प्रोटेक्शन। ऐसा थोड़ी कि कुछ नहीं है कि मतलब आपने 20,000 शॉर्ट कर दिया तो सीधा 21,000 के पहले आपको काटने को नहीं मिलेगा। हर एक लेवल पे ट्रेड तो हो गई, आपके पास स्टॉप लॉस दूंगा ना मैं। सो इस लेवल पे शॉर्ट भी जरूर करिए। अब आइए बैंक निफ्टी 44,125 44,250 पहला सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटने वाला है। हल्की फुल्की खरीदारी यहाँ भी की जा सकती है। और 43,950 44,050 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है आपके लिए, जहाँ शॉर्ट काट के डेफिनेटली लॉन्ग आपको बनाने ही हैं। ऊपर की तरफ 44,500 575 छोटी मोटी रुकावट की जगह पार करके निकले तो 675 750 इस रेंज में एक बार आप शॉर्ट भी जरूर करिए, क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस 44,800 का है ही। तो इस रेंज में डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करें और शॉर्ट भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। और मैं एक चीज़ और बताऊं, ये सारी रेंज और जिसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंटली होता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे ये जरूर करें डरे। इसमें मैं एक दिन गलत होऊंगा, वो कौन सा एक दिन मुझे नहीं पता, हाँ। लेकिन उससे पहले लेन देन के बाजार में 8 बार 9 बार 10 बार 5 बार 7 बार आपके लेन देन वाले ट्रेड हो गए जमा हो जाएंगे। और गलत होंगे तो क्या 50 पॉइंट निफ्टी पे जी, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी पे जी। उससे पहले आपने 300 पॉइंट 200 पॉइंट के 3-4 राउंड 5 राउंड कर दिए, काम हो गया ना आपका। अच्छा, जिस दिन रेंज का ब्रेकआउट होगा उस दिन कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। अब फ्रेश तेजी करेंगे, वो भी स्टॉप लॉस का पैसा निकल जाएगा आपका। बिल्कुल। तो रेंज को ट्रेड करने का ये तरीका है। गॉट इट सर। वैसे कल इतने अच्छे आंकड़े आए एफएस की तरफ से, बट उनकी पोजीशनिंग सिर्फ 2% ही ऊपर गई है। बढ़िया ना, तो ज्यादा कमी रहे तो अच्छा है दीप ना, बढ़िया खरीदा। लेकिन उन्होंने खरीदारी 464 करोड़ की है इंडेक्स में, स्टॉक्स में ज्यादा किया। उसमें भी क्या है, निफ्टी के फ्यूचर तो 94 करोड़, आपने सही पूछा। इन्होंने ज्यादा बैंक निफ्टी के फ्यूचर खरीदे, 378 करोड़ बैंक निफ्टी के फ्यूचर खरीदे, निफ्टी के 94 करोड़, फिर भी 2% बढ़ गई, 100 करोड़ में भी। मतलब 50 करोड़ की खरीदारी पे 1% एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बढ़ जाती है। फॉर्मूला ये हम समझ सकते अभी का, इस सीरीज का अभी जो पोजीशन हिसाब से। एनीवे ठीक है, बाकी डेटा ठीक है। पुट कॉल रेशियो के लिहाज से हल्के बाजार तो गिरी गया, बल्कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कम ही होगा, कम ही हो गया। तो 0.7 आ जाए ना एक्सपायरी, आ जाए बैंक निफ्टी आज। हाँ, एक तो अभी रोज लिखना पड़ेगा आज किसकी है। हाँ, तो इसे बाकी हल्के है मार्केट, कोई चिंता की बात नहीं। बताएं फिर स्टॉप लॉसेस मौजूदा पोजीशंस के लिए। सेम ही है कल वाला, क्लोजिंग 19,600 इंट्राडे ऊपर खींचा है दीप 19,700, ज्यादा नहीं रखना। 19,700 क्लोजिंग 19,625, बैंक निफ्टी इंट्राडे क्लोजिंग 44,000, ये रखना। शॉर्ट साइड पे कोई बदलाव नहीं, जो कल का स्टॉप लॉस आज भी है 19,850 और क्लोजिंग 44,750, दोनों इंट्राडे क्लोजिंग। बैंक निफ्टी के शॉर्ट में कोई बदलाव नहीं और आपको करना भी नहीं, नो छेड़छाड़ नहीं। ठीक है, कल भी 850 से 1 पॉइंट नीचे से घूम के आया है। अब 2-5 पॉइंट अपना डिसीजन खुद ले लेना, मुझे 850 का मतलब 875 या 825, थोड़ा वो आप अपना दिमाग लगाए। राउंड फिगर में ये आपके लिए स्टॉप लॉसेस है। ठीक है, अब आइए बेचना है निफ्टी। बेस्ट रेंज बेचने के लिए 19,840 19,900 की रेंज, इस रेंज में बेचिए। अब फिर आप सोचेंगे, अभी तो आप बोल रहे हो 850 के ऊपर फ्रेश तेजी, और ये डे ट्रेडर के लिए है। डे ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर में फ़र्क है। डे ट्रेडर के लिए 840 से 900 की रेंज में हल्की फुल्की बिकवाली 2 टुकड़ों में करिए। 840 पे एक, 900 पे दूसरी, 20,000 का स्टॉप लॉस। ज़्यादा करना हो 950 पे और कर लेना, लेकिन 2 काफ़ी है। 19,815 19,775 2 छोटे टारगेट हैं, 750 725 2 मीडियम टारगेट, 19,700 19,650 तक के फाइनल टारगेट के लिए थैंक यू वेरी मच। बेचेगा, लेने का मन है बिल्कुल नहीं है, रखिए। 19,650 750 बहुत बढ़िया रेंज है, जहाँ पर 750 से मूड बनाइए, देखिए ठीक लगे तो वहाँ एंट्री मार लीजिए, नहीं तो थोड़ा नीचे। 650 700 बहुत बढ़िया लेवल जहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 600 का स्ट्रिक्ट रहेगा। टारगेट जो बनेंगे 19,775 802 छोटे टारगेट हैं, 840 900 2 बड़े टारगेट, बस 4 ही टारगेट काफ़ी है। ठीक है, इतना आ जाए तो काफ़ी है। गॉट इट सर। बैंक निफ्टी बेचेगा, बेचने के लिए बेस्ट रेंज है 44,575 44,700।
500 पे मूड बनाइए, देखिए बेचू ना बेचू, बेचू ना बेचू, ऐसा सोचिए, लगे आपको बेचिएगा, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है, हो सकता है 44,500 पे भी मौका मिल जाए बेचने का, और उसके ऊपर टिकने में मुश्किल है। देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि अगर देखिए दीप क्या है, फ्लैट खुल रहा है और सुबह सुबह गर्मी खा के ऊपर आ गया है, तो 500 के ऊपर मिल भी सकता है। जैसे कल सीधा 600 कैसे मिला, और खुला तो हमने क्या बोला, नहीं हम नहीं लेंगे जी, 589 का हाई था, 44 589, वहाँ नहीं लेना आपने, 400-500 की रेंज में लेना है, बंद 400 पे और 500 पे आपको भर भर के मिला जितना चाहिए, करेक्ट। सो आप अपनी रेंज से लीजिए, तो 500 के आसपास बेचना नहीं बेचना उस समय डिसीजन होगा, लेकिन 575 और 700 में बेचना ये पक्का है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। 800 का स्टॉप लॉस होगा, 44,800 का टारगेट जो बनेंगे नीचे की तरफ, 44,500, 400 और 350 तीन छोटे टारगेट हैं, 44,225, 125 और 44,50 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। और जिन लोगों के बैंक निफ्टी खरीदने का मन है वो बिल्कुल मन बनाए रखें और मन इधर उधर डोले नहीं, बिगाड़े नहीं, लेना ही है। 44,050, 125 पे लेना है, 200 पे लेना है, ये रेंज है आपके लिए 150 पॉइंट की। 200 पे थोड़ा एंट्री किया, 125, 44,050, तीन टुकड़ों में लीजिए, 43,950 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 44,300, 350 दो छोटे टारगेट है, 400 और 500 के दो मीडियम टारगेट, 575, 675 के फाइनल टारगेट। फिर बोल दीजिएगा थैंक यू। ठीक है सर, चलिए ये आपके लिए सारे लेवल, सारे टारगेट। बैन लिस्ट छोटी हो गई है, ये अच्छी बात है। 2 स्टॉक्स कल बैन से आपके लिए बाहर निकल कर आए, सन टीवी और पीएनबी। 10 स्टॉक्स आज के लिए बैन में बने रहेंगे। वायदा कारोबार के कोई इंपॉर्टेंट लेवल? बिल्कुल है, 19,700 नीचे सपोर्ट है, 87 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 19,800 मेक और ब्रेक लेवल है, 65 लाख शेयर पुट में, 71 लाख शेयर कॉल्स में, तो 19,800 के ऊपर है तो और बेहतर है, 19,800 के नीचे तो हल्के से दबाव में, और 19,900 आपके लिए 75 लाख शेयर ऊपर की तरफ, तो 100 पॉइंट इधर 100 पॉइंट उधर, बीचों बीच में आप 19,800 के आसपास ही जाकर बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी 44,500, 44,600 थोड़ा माउंट एवरेस्ट जैसा दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला 44,500 पे भी सोच सकते हैं, बेचने का हर्ज नहीं है। 44,500 के कॉल्स पर 54 लाख शेयर है, राइटर्स बड़े खड़े हैं और आज वीकली एक्सपायरी भी है, इसलिए 44,500 को पार करने में पसीना आएगा। अगर आप मुझे फ्रेंकली पूछेंगे ऊपर खुला 500-600 की रेंज में तो टक, हाँ बिल्कुल ठीक है, 500-600 की रेंज में डेटा साफ बता रहे हैं। नीचे आप 44,200 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डेटा के लिहाज से। आज बैंक निफ्टी में मजा आएगा, धमाल होगी। चलिए मज़ा आने वाला है। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, उसका एक्शन भी दिखेगा। मज़े से याद है मेरे को एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, मज़ेदार और काम की भी बोल सकते हैं। कितना बजे बताऊँगा बताइए? 9:30 पौने 10 बजे के आसपास, याद दिलाना मुझे। 9:30 पौने 10 ओपनिंग के बाद, ठीक है ओपनिंग, हाँ कुछ बढ़िया चीज़ मुझे याद नहीं। हाँ डन ठीक है, बट ओपनिंग से पहले भी बहुत सारा रिएक्शन आने वाला है। आइए पहले तो आज नतीजों पर क्या होने वाला है ये जानते हैं जी के साथ रिजल्ट रिव्यू। कुछ पसंद आया या सारे? मतलब हमें सब कुछ पसंद आता है, मतलब कभी हमें पॉजिटिवली पसंद आता है, कभी नेगेटिवली पसंद आता जरूर है, आता पसंद ही है, ठीक है। सो कभी कभी हमें न्यूट्रली भी पसंद आता है, जैसे कि बजाज फाइनेंस न्यूट्रली पसंद है, न्यूट्रली कंप्लीटली इन लाइन रिजल्ट है। बजाज फाइनेंस के चाहने वाले, इनके दीवाने बहुत हैं, और जो इनके दीवाने वो इस रिजल्ट को देखकर बेचेंगे नहीं, और जिनको नहीं लेना है उनको ऐसा कोई रिजल्ट में नहीं दिखा कि जो कूद के आज सुबह सुबह ले ले कि मुझे तो लेना ही लेना है। इनफैक्ट जो दीवाने वो भी ऐसे कूद के नहीं ले। सो बेसिकली ये रिजल्ट आए और चले गए बजाज फाइनेंस के लिए, खत्म इस तरह के। क्यों? ग्रोथ मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, मजबूती के साथ, चाहे वो AUM देख लें आप, चाहे इनके नेट इंटरेस्ट इनकम में NI में ग्रोथ देखें, 30% की ग्रोथ आई, मुनाफा 27% बढ़िया आया है। चिंता की बात क्या है? एक, नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़े से घट कर आए, उम्मीद से कम आए, 14 बेसिस पॉइंट तिमाही दर तिमाही घटे, ये एक चिंता की बात है। और ऐसा लग रहा है मैनेजमेंट को सुन के कि भाई ठीक है, ग्रोथ के हिसाब से दिक्कत नहीं है, NIM के हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत है। सो अब क्या हो सकता है, हल्का फुल्का स्टॉक नीचे आ सकता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर नीचे आता है 8,120 पे बंद हुआ है, मैं फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ, हाँ बराबर है, 7,930, 8,000 ये सपोर्ट लेवल है इसके लिए। फ्यूचर्स के 7,930, 8,000 इस रेंज में आएगा तो हल्की फुल्की खरीदारी आ जाएगी। ऊपर में 8,145 से 175 के आसपास रुकावट की जगह, इसको पार करेगा तो नीचे कमज़ोर तभी होगा जब 7,925-30 को ये तोड़ के ट्रेड बंद होने लगे, 8,175 के ऊपर बंद होगा तो ही मजबूत होगा। सो आई थिंक जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के हिसाब से ट्रेडिंग रेंज में रह जाएगा। फ्लैट खुला नीचे आ जाएगा, मजबूत खुला नीचे आ जाएगा, और ज़्यादा नीचे खुल गया तो सपोर्ट रेंज से रिकवर भी हो जाएगा। ये बजाज फाइनेंस आपके लिए नंबर 1। ओके। LTTS
ये भाई साहब क्या करना चाहते समझ में नहीं आता, मतलब कुछ सेम, मतलब आईटी कंपनी की स्टोरी को रिपीट कर रहे हैं। नंबर्स बहुत बढ़िया, कोई भी पैरामीटर पे देखिए, मतलब कहीं आपको नंबर्स खराब नहीं दिखा है। रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर है, डॉलर रेवेन्यू बेहतर है, एबिट बढ़िया है, मार्जिन 17.25%, क्या चाहिए और मुनाफा भी बढ़िया है उनसे हर एक लिहाज से। और फिर से यही कहानी जो टीसीएस ने डराया, जो इन्फोसिस ने किया, यही कर रहे हैं, गाइडेंस कट, मतलब फैशन हो गया। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि ये तो वैसा हो गया ना कि हाफ ईयरली एग्जाम और सेमेस्टर में नंबर अच्छा है, बोले मैं फाइनल में तो पक्का फेल हो जाऊंगा। है ना, बोले क्यों, जब मेरे पूरे चांस है 6 महीने बाद मैं बीमार पड़ूंगा, फिर एग्जाम के वक्त मुझे जॉइंडिस हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, टाइफाइड, जो भी, मतलब और मैं ये हाल इनका। या तो पता है इंटरनल, इन्हीं को पता होगा, तो वो गाइडेंस कट थोड़ा सा मुझे लगता है नेगेटिव जा सकता है। और गाइडेंस में कट जो है थोड़ा बड़ा वाला है, मतलब छोटा मोटा नहीं है कि मतलब मजा नहीं आ रहा सुन के। तो मैं आपको लेवल्स देता हूँ। सपोर्ट लेवल का है फ्यूचर्स में 735 745 के रेंज में, ओहो सॉरी एलटीटी है 4360 4500 की रेंज में सपोर्ट लेगा, और 4700 750 ऊपर की रेंज है, इसके लिए इस पर नजर रखिएगा। ठीक है सर। और कैनफिन होम्स नंबर्स बहुत शानदार है जी, और स्टॉक भागा भी कल 4%। और कल 4% नहीं भागा होता मेरा क्लियर कट बाय था आज। अच्छा, और कल अच्छे नंबर्स आ गए, क्या नहीं पता था, वो में इंटरेस्टिंग चीज है। ये ट्रम्प कार्ड अलग है। पहले मैं नंबर समझा दूं, हर एक पैरामीटर पर नंबर बहुत अच्छे हैं, चाहे आप प्रॉफिट देख रहे हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम देख लें, मार्जिन देख लें, 3.6% शानदार। खराब क्या है, कुछ खराब भी है नंबर्स में। पहली चीज, इन्होंने बड़ी प्रोविजनिंग की है, 13 करोड़ से बढ़ाकर 72 करोड़ की प्रोविजनिंग की। और प्रोविजनिंग क्यों की है, फ्रॉड केसेस, याद है पहले प्रोविजन फ्रॉड केस के चक्कर में घटा था, तो फ्रॉड केसेस के चक्कर में इन्होंने प्रोविजनिंग बढ़ाई है। एक तरह से अच्छी बात भी है कि प्रोविजनिंग कर ली और उसके बाद भी नंबर्स अच्छे हैं, ठीक है। दूसरा, एक और जो चिंता है थोड़ी सी, जो इस वक्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन ग्रोस और नेट लेवल पे एनपीए के बढ़ के आ रहे हैं, तो ठीक, तो अगर ये आज मजबूत खुलता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है ऊपर के लेवल। इन नंबर, अगर ये फ्रॉड वोड वाला मामला प्रोविजनिंग नहीं होती तो ये स्टॉक 3 से 4-5% बढ़ने लायक था, लेकिन क्योंकि 4% और बढ़ चुका है, मार्केट का मूड थोड़ा सा है, सेल ऑन न्यूज हो जाए, इसलिए मुझे पता नहीं, इसलिए मैं खाली आपको सपोर्ट लेवल दे रहा हूँ। अगर सपोर्ट लेवल में आए तो पक्का ले लेना, सपोर्ट पे लेना, पक्का ले लेना, छोड़ना मत। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ छोड़ना मत। नंबर्स अच्छे हैं, खाली फ्रॉड की वजह से थोड़ा सा एनपीए बढ़ा है, उसकी वजह से नीचे अगर आ जाए, कहाँ है तो लेना है 735 745 के आसपास, यहाँ पर आए तो आपको लेना है। ऊपर में 800 815 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक करके एक बार शांति से बैठिए। ठीक है, चलिए, और स्टॉक्स पर भी एक्शन है, आइए लेते हैं स्टॉक ऑफ द डे भी। सिंजीन के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है। 790 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 761 755 दो टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। और क्यों करनी है बिकवाली, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत बढ़िया मजबूत आई है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा 18% रेवेन्यू बढ़कर आया, लेकिन निराश जो क्या है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में मार्जिन उम्मीद से कम आए हैं, और ऑपरेशनली इतने मजबूत नंबर्स दिख नहीं रहे जितना कि चाहते थे हम, तो उस हिसाब से थोड़ी भी। और इसके साथ ही जो गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से है सिंजीन में, वो कहीं कंफर्ट देने वाला नहीं दिख रहा है अमेरिका के बिजनेस को लेकर, बाकी आगे के लिए ऐसा मजबूत नहीं दिख रहा है। आज 3 बजे कौन कॉल है उस पर नज़र रखिए, अगर कौन कॉल में मैनेजमेंट कुछ अच्छी बात बोल दे तो 3:30 तक रिकवर हो जाए। तो जो भी आप पोजीशन बनाए 2:45 बजे तक के लिए बनाए। नहीं, इसमें भरोसा नहीं होता दीप, मतलब फार्मा कंपनी में बहुत मुश्किल काम है, अंदाजा लगा मैनेजमेंट क्या बोलेगा। अच्छा नंबर खराब बोल सकता, खराब नंबर अच्छा बोल सकता, तो आप जो भी करो 2:45 बजे थैंक यू कर देना, पहले कर ले, बहुत साफ साफ बता रहा हूँ, है ना। ठीक है। दूसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फ्यूचर्स में पूरा हिंदुस्तान लॉन्ग है इस स्टॉक पे, और ये स्टॉक चलता नहीं, और जो नंबर्स आए वीक रिजल्ट से हर एक पैरामीटर पे आप देखिए, मतलब मुझे तो कहीं से पसंद नहीं आया, स्पेशली न्यू बिजनेस प्रीमियम और वीएनबी मार्जिन दोनों बड़े खराब हैं। ये कब परफॉर्म करेगा ये समझ नहीं आ रहा है इसका। मुझे लगता है कि दीप थोड़ा मार्केट इसको पनिश कर सकता है। स्टॉप लॉस 540 होना चाहिए, बहुत छोटा सा है, 36 पे बंद हुआ है, तो रिस्क ज़्यादा नहीं है। 530 570 560 ये 3 टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। डन सर। चलिए, तो आज 2 सेल कॉल्स आ रही हैं नंबर्स पर, और जैसा लिखा बाकी भी नंबर में देने का मन था मेरा कैनफिन, लेकिन 4% अगर कल नहीं भागा होता ना मैं पक्का देता था, फिर बड़ा हुआ तो मैंने कहा छोड़ो जाने, नीचे मिलेगा। अगर फ्रॉड की वजह से लोग, क्योंकि सबको पता था रिजल्ट अच्छे हैं, फ्रॉड की प्रोविजनिंग किसी को नहीं पता था। यस सर। तो इन्होंने 72 करोड़ की प्रोविजनिंग कर डाली, तो अब हो सकता है इसके चलते एक बार नीचे आए, जब आए तो ले लेना, तब ले लेंगे। ठीक है, चलिए, ये है सारे रिजल्ट्स और स्टॉक ऑफ द डे। आइए बाकी रिजल्ट्स और खबरें भी जान लेते हैं टीम के साथ। नुपुर, अरमान और कुशल
हैं हमारे साथ इस समय बात करने के लिए। नुपुर, करिए शुरुआत ट्रिगर्स और नंबर्स के साथ। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। रिजल्ट सीजन है तो आज बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, एलटीआई, माइंडट्री और विप्रो के आज नतीजे आने वाले, तो ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। एफएनओ से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, पर्सिस्टेंट सिस्टम, पॉलीकैब, एस्ट्रल, ओएफएसएस और बंधन बैंक के आज नतीजे आते हुए दिखेंगे, तो इन पर भी रखनी है नजर। कैश में भी काफी सारे स्टॉक्स है, हेरिटेज फूड, 5 पैसा कैपिटल, यूटीआई, एमसी जैसे कुछ काउंटर्स है जिनके आज नतीजे आने वाले। आईआईएफएल फाइनेंस पर भी रखनी है नजर, क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए फंड जुटाने पर विचार करने वाला है बोर्ड, तो यहाँ पे फोकस रहने वाला। आरआर केबल का भी 50% का एंकर लॉक इन जो है 30 डेज वाला वो ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे रहने वाली है नजर। कैबिनेट की बैठक 10:30 बजे होगी, तो यहाँ पर भी रखनी है नजर। और ग्लोबल के लिहाज से देखें तो यूके का सीपीआई पीपीआई का डेटा आने वाला है सितंबर के महीने का। यूरोप का भी सीपीआई का डेटा आते हुए दिखेगा और यूएसए में हाउसिंग स्टैंड्स का डेटा आने वाला है सितंबर के महीने का, तो ग्लोबल के लिहाज से मैक्रो डेटा भी इंपॉर्टेंट है। आईपीओ में आज आईआरएम एनर्जी का आईपीओ ओपन होने वाला है, 20 तारीख तक ये खुला रहेगा। प्राइस बैंड 480 से 505 रुपए के। इशू साइज देखेंगे इसका तो 545 करोड़ के आसपास का, और एंकर बुक के जरिए कंपनी ने करीबन 160 करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें क्वांट म्यूचुअल फंड, डीएसबी स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी लाइफ जैसे नाम आपको नजर आएंगे। काफी सारे कैश के नतीजे, शुरुआत करते हैं टाटा एलेक्सी के साथ। नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग आपको दिखेंगे। कंपनी की आय देखें तो 4% से बढ़कर आते हुए दिखिए। मुनाफा भी देखें कामकाजी लेवल पे तो 5% ऊपर है। मार्जिन 30% के आसपास आते हुए दिखे और मुनाफा भी 6% ऊपर बढ़कर आते हुए इस क्वार्टर में दिखा है। सारे सेक्टोरल सेगमेंटल परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग दिखेगी और कांस्टेंट करेंसी में भी ग्रोथ 3.7% के आसपास आती हुई दिखी है। सीआईए ऑटोमोटिव जहाँ पे नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की आय 2% से बढ़कर आई है, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग आपको वाई बेसिस पे नतीजे नजर आएंगे। मुनाफा देखें कामकाजी तो 18% से बढ़कर आया और मार्जिन भी 13% से बढ़कर 15% के हो गए हैं। ओके, ये है आपके लिए कुछ नंबर्स। अरमान बताएं, आपके पास कौन से नंबर्स और खबरें? जी हुतम की इंडिया यहाँ पर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 14% गिर कर आई है, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 3% से इंप्रूव होकर मार्जिन 6.9% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफा 4 लाख से बढ़कर 32 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और अगर पिछले बेस क्वार्टर में अगर आप देखें तो डिफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट का फायदा भी था वहाँ पर 6.4 करोड़ का। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की बात करें तो आय लगभग 5% गिर कर आई है, मार्जिन जो है वो इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं, 9.2% से इंप्रूव होकर 15.7% पर आते हुए दिखे हैं। वीएसटी इंडस्ट्रीज नतीजे आपको कमज़ोर दिख रहे हैं, आय लगभग फ्लैट रही है, मार्जिन जो है वो 27% से गिरकर 22% के आसपास आते हुए दिखे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स आय लगभग 4% बढ़ी है, मार्जिन यहाँ पर भी गिर कर आए हैं, 19.2% से गिरकर 16.7% पर आते हुए दिखे हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज़ यहाँ पर आपको आय लगभग 60% के आसपास बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में फॉल है, 33% से गिरकर मार्जिन्स जो है 31%, 31.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। इस बार अदर इनकम जो है वो 7 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ पर आती हुई दिखी है। खबरों पे आ जाएं तो खबरों पे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ओएफएस के ज़रिए लगभग 3.5% हिस्सा जो है वो जारी होंगे, और ओएफएस के लिए जो दाम रखा गया है वो 79 रुपीज़ प्रति शेयर का रखा गया है, जो कि वर्तमान के बाजार के भाव से अगर आप देखेंगे तो लगभग 12% डिस्काउंट पर है। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, एयरलाइंस स्टॉक्स, यहाँ पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि सरकार ने घरेलू कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स जो है वो घटाया है, 12,100 प्रति टन से घटाकर 9,050 प्रति टन कर दिया है। डीजल एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी में कटौती लगभग 5 रुपये प्रति लीटर की जगह ₹4 कर दिया है, और एटीएफ पर भी जो ड्यूटी है ₹2.5 की से घटाकर ₹1 कर दी है, और ये नई जो लगे हैं आज से अगर आप देखिए 18 अक्टूबर से लागू होती हुई दिखेगी। और अंत में बायोकॉन की बात करें तो मलेशिया के प्लांट को यूएस एफडीए से ओएआई स्टेटस जो है वो मिलता हुआ दिखा है, ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड जो है वो मिलता हुआ दिखा है। ओके, ये है आपके लिए कुछ और खबरें। नुपुर, फाइनल सेट ऑफ खबरें बताएं। बिल्कुल, मज़गार डॉक पर नजर रखनी है, क्योंकि कंपनी ने डिफेंस मंत्रालय के एक्विजिशन विंग के साथ एक करार किया। 310 करोड़ का एक करार है, एक ट्रेनिंग शिप बनाने के लिए इसे किया गया है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। आईआरसीटीसी जोमेटो पे रखेगा नजर, क्योंकि आईआरसीटीसी ने जोमेटो के साथ टाई अप किया है, जहाँ पे ई कैटरिंग पोर्टल के जरिए प्री ऑर्डर जो फूड डिलीवरी और सप्लाई के लिए इस करार को किया गया है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स बैक टू बैक 2 ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे इसी महीने में पावर ग्रिड की तरफ से। कंपनी को इस बार पावर ग्रिड से करीबन 347 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और 13 तारीख को भी कंपनी को पावर ग्रिड की तरफ से 564 करोड़ का ऑर्डर मिला था। 15 महीनों में इसे पूरा करना होगा। जेएनके बैंक, जहाँ पे 20 अक्टूबर का बोर्ड की बैठक है, इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पर बैंक जो है वो विचार करने वाला है, तो यहाँ रहेगी नजर। आईटीआई लिमिटेड, जहाँ
जहाँ पे EMC लैब को, जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज है, उससे मान्यता मिलती हुई दिखी है। तो पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखी है ITI लिमिटेड के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड, जहाँ पे IDFC बैंक, IDFC लिमिटेड और IDFC फाइनेंस होल्डिंग के विलय को CCI से अब मंजूरी मिल गई है, तो यहाँ पर भी रहेगी नज़र। शेयर शिपिंग भी आज फोकस में, क्योंकि फिर से एक बार जो काउंटर ऑफर है डी लिस्टिंग को लेकर वो फेल होता हुआ दिखा है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और लास्ट में है लेमन ट्री, जहाँ पे कंपनी को एक नए होटल के लिए फिर से कंपनी ने करार किया है, फ्रेंचाइज करार किया गया है। गुजरात वडोदरा में 45 कमरों के लिए इस करार को किया गया और FY26 में ये जो होटल है ये शुरू हो जाएगा। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें। आइए ब्रोकरेजेस नजर डालते हैं। FIR कुशल है हमारे साथ तैयार। मॉर्निंग कुशल, पहले तो नतीजों पर रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं बताइए। मॉर्निंग दीप, नतीजों पर सबसे पहले बजाज फाइनेंस है। यहाँ पर 5 में से 4 ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने जो टारगेट्स हैं उसको बढ़ाए हैं नतीजों के बाद। JP मॉर्गन बजाज फाइनेंस पर ओवररेट रेटिंग बरकरार रखते हुए लक्ष्य 9,000 से 9,300 कर दिए हैं। इनफैक्ट जेफरीज ने यहाँ पर 9,470 रुपये के अब ये टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। ये मान रहे हैं कि AUM ग्रोथ 33% की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड बेस्ड रही है और आगे चलकर भी बेहतरीन ग्रोथ रहने का अनुमान है और ऑपरेटिंग लेवरेज पर भी कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। साथ ही HSBC यहाँ पर भी खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है और लक्ष्य 9,620 रुपये के इन्होंने कर दिए 9,500 रुपये से बढ़ाकर। हालांकि मैक्वेरी अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए 6,300 रुपये के टारगेट्स भी बजाज फाइनेंस पर देते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक कैनफिन होम्स का सवाल है, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनले ने ओवररेट रेटिंग बरकरार रखते हुए 1,000 रुपये के टारगेट्स ये देते हुए दिख रहे हैं। ये मान रहे हैं कि जो मुनाफा पर बीट आया है अनुमान के मुकाबले वो काफ़ी अच्छा रहा है। साथ ही यहाँ पर टैक्स रेट भी रिड्यूस हुआ है, जिस कारण से इनको बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ दिखा है। हालांकि GNPA पर थोड़ी सी YoY बेसिस पर बढ़त देखने को मिली है। ICICI प्रूडेंशियल यहाँ पर नंबर्स के लिहाज से 6 में से 5 ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने टारगेट जो है रिड्यूस किए हैं, जिसमें मॉर्गन स्टैनले ओवररेट रेटिंग तो बरकरार रखी है बट लक्ष्य 685 से घटाकर अब ये 665 रुपए के देख रहे हैं। VNB जो मिस हुआ है वो एक नेगेटिव फैक्टर इनको लग रहा है और आगे चलकर अब यही देखना है कि जो रिटेल प्रोटेक्शन ग्रोथ है वो किस तरह की रहती है। साथ ही मैक्वेरी ने भी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए 486 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। मौजूदा भाव 534 रुपए का है। LTTS नंबर्स यहाँ पर भी जो कमज़ोरी है उसकी वजह से सिटी और नोमुरा ने यहाँ पर अपने टारगेट्स जो है रिड्यूस किए हैं, जिसमें सबसे पहले सिटी ने मेंटेन सेल करते हुए लक्ष्य 3535 से घटाकर 3510 रुपये के कर दिए हैं। मैक्रो अनसर्टेनिटी की वजह से जो गाइडेंस कट किया है वो इनको थोड़ा सा चिंताजनक लग रहा है और आगे चलकर यही देखना है कि यहाँ पर जो नंबर्स आते हैं आगे चलकर वो कैसे रहते हैं। ऑफकोर्स JP मॉर्गन अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए 3200 रुपये के टारगेट्स ये भी दे रहे हैं। ओके, और भी रिपोर्ट्स रिजल्ट सीजन में तो ज़्यादा आनी चाहिए। नंबर्स तो हो गए हैं सर, बट बाकी रिपोर्ट्स भी है और भी रिजल्ट के अलावा बताइए। जिसमें सबसे पहले तो एक टाटा एलेक्साई, इसके भी तो नंबर्स आए थे, बट मॉर्गन स्टैनले ने अंडरवेट रेटिंग यहाँ पर बरकरार रखी है और 6,400 रुपये के टारगेट्स दे रहे हैं। पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है इनको हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल्स में, पर वही देखना है कि यहाँ पर जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी अनफेवरेबल दिख रहा है। साथ ही मॉर्गन स्टैनले ने मारुति सुजुकी पर अपनी राय जारी की है। ओवररेट रेटिंग बरकरार रखते हुए 11,963 रुपये के टारगेट्स ये देते हुए दिख रहे हैं। ये मान रहे हैं कि जो SMG प्लांट के लिए इन्होंने शेयर्स इशू किए हैं, आगे चलकर रिपोर्टिंग और ओनरशिप स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो जाएगा। हालांकि EPS डाइल्यूशन थोड़ा सा होता हुआ दिखेगा, बट न्यूट्रल पॉजिटिव इवेंट ये इन्होंने इसको माना है। टाटा मोटर्स पर CLSA की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है। खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 770 से बढ़ाकर 803 रुपये के अब ये टारगेट्स दे रहे हैं। ये मान रहे हैं जिस तरह से टाटा टेक्नोलॉजीज में टारगेट हाइक हुआ है, आगे चलकर इनके लिए पॉजिटिव रह सकता है। नए लॉन्चेस टाटा सफारी और हैरियर के भी किए हुए हैं, तो SUV मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। और अंत में जेफरीज की राय है कोटक महिंद्रा बैंक पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 2,400 रुपये के टारगेट्स ये दे रहे हैं। ये मान रहे हैं कोविड जो प्राइस टू बुक वैल्यू था उसके भी नीचे अब काउंटर आ चुका है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हालांकि सक्सेशन प्लान्स पर लेकर अगर कोई और क्लैरिटी आती है तो हो सकता है स्टॉक री रेट भी हो जाए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट जहां पर है एक्शन भरपूर आज के सेशन के लिए। आज के एक्शन को बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल आज सुबह सुबह आपके साथ फिर तैयार। दर्शन कर लीजिए 4 महानुभावों के, कुणाल जी, राकेश जी, विश्वेश जी और अम्बरीश सर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, वंडरफुल फॉर अ चेंज है तो पिक ऑफ द डे, लेकिन चेंज क्या है मैं बिगल के बाद बताऊंगा।
आई अंडरस्टैंड कुणाल जी, यू कुड नॉट बिलीव योर लक, बट आज शुरुआत आप करेंगे, प्लीज डू द ऑनर्स। अरे अनिल जी धन्यवाद आपका। अनिल जी सबसे पहले आपको सुप्रभात और दीपांशु को भी सुप्रभात। अनिल जी आज तय नहीं कर पा रहा था मैं, आपने ट्विटर पर लिखा है कि आज का रंग शाही नीला है। अब शाही नीला ये गहरे नीले को कहते हैं या आसमानी नीले को कहते हैं, तो ये अनिल जी पता नहीं था। नहीं, मुझे इसीलिए अनिल जी दोनों प्रकार के नीले पहन करके मैं उपस्थित हूँ। जो मैं पहनता हूँ वो शाही नीला होता है। आप समझो इस बात को। ये इस बात पे डिपेंड करता है पहना किसने है। नीला तो नीला ही होता है, पहनना किसने इस पे डिपेंड करता है। सो आप समझ लीजिए शाही नीला कौन सा है। जी, कंफ्यूजन दूर। अनिल जी आपने ही दोनों पहने हैं अनिल जी, तो मैंने भी दोनों पहन लिए हैं। बहुत बढ़िया, तो दोनों शाही लग रहे हैं अनिल जी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। जी सर बताएं। तो अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है आईटीसी का चार्ट देखें तो मुझे लगता है कि एक जिस तरह का मोमेंटम कल के ट्रेड में देखने को मिला है, जिस तरह का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि आईटीसी तेजी दिखाएगा। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। 449 पर एक स्टॉप लॉस रखें, 449 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 460 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 467 का। तो 467 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की राय है आईटीसी। जानकर बड़ी खुशी हुई कि आईटीसी के चाहने वालों की संख्या अभी तक कम और खत्म नहीं हुई है। 450 के लेवल पे पसंद आ रहा है कुणाल जी को, बहुत ही बढ़िया। आइए बंसल जी को क्या है पसंद वो भी जान लें। एक तो ये बिल्कुल ना पसंद है कि कुणाल जी पहले आए, लेकिन उसके अलावा पसंद क्या है वो बताइए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी पसंद पूछिए तो देखिए अनिल जी, सबसे पहले वंस अपॉन अ टाइम जब ट्विटर का नाम एक्स नहीं होता था, हाँ। तब अनिल जी सुबह मैं मोबाइल उठाता था तो सबसे पहले मुझे दीप का ट्वीट दिखता था। वो सिंगापुर निफ्टी ग्लोबल अपडेट देते थे, बड़ा अच्छा अपडेट था। फिर नाम उसका एक्स हुआ, फिर मुझे वो दीप दिखने बंद हो गया अनिल जी ट्विटर के ऊपर। अब अनिल जी पिछले 3-4 दिनों से जब मैं खोलता हूँ सुबह मोबाइल, तो सबसे पहले अनिल जी आपका वो वीडियो दिखता है अनिल जी, फुल फ्रेम के अंदर, पीछे आपकी ट्रॉफीज। तो बड़ा अच्छा अनिल जी फील गुड होता है। तो वो जो सुबह सुबह आप दिखते हो अनिल जी पीछे अच्छी ट्रॉफीज के साथ, तो वो बहुत अच्छा लगता है अनिल जी, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है अनिल जी। तो नवरात्रि में कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना बंसल जी, बराबर है। तो आपने जो जिक्र किया बता दूं, आज का रंग है शाही नीला, चौथा दिन है नवरात्रि का। और नीला मतलब ताकत का, पावर का, राजसीपन का, शान शौकत का प्रतीक है। तो आज का सवाल भी यही है, आपको ये बताने की कौन सा स्टॉक आपको लगता है कि ये सनी देओल जैसा पावरफुल है, या शानो शौकत वाला है, राजसी ठाट बाट वाला शेयर, मतलब लार्जर देन लाइफ किंग साइज काइंड ऑफ, वो आपका आज जवाब होना चाहिए। तो जरा लिख के बताइए। कुणाल जी ने तो इनडायरेक्टली बताई दिया आईटीसी है। बिल्कुल आईटीसी एकदम इसमें फिट होता है। तो आप भी सब लोग अपने जवाब दे सकते हैं। और धन्यवाद बंसल जी, सुबह सुबह ट्वीट आप देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, एंजॉय भी करते हैं। तो नवरात्रि जब तक चल रही तब तक तो हमारी कोशिश है कि हर रोज आपके लिए एक डाला जाए। अब बताएं आज का स्टॉक ऑफ द पिक ऑफ द डे। अनिल जी मेरा भी ये सनी देओल वाला शेयर है, महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव, जिसको अनिल जी मैंने और कुणाल जी ने लगभग सवा साल पहले 10 की कमाई में रिकमेंड किया था। उसके बाद से रिकमेंड नहीं करा, और काफी समय बाद स्टॉक के अंदर बड़े चार्ट पर, वीकली मंथली चार्ट पर बड़े रिवर्सल बन रहे हैं। निवेश के नजरिए से देखें तो नए लाइफ टाइम हाई का प्रबल दावेदार है। ट्रेडिंग के नजरिए से देखें तो 478 का लगाना है स्टॉप लॉस, 522 का टारगेट है, 493 की क्लोजिंग है। एक ओवरवेट खरीदारी की राय है महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव पर। 522 के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी सीआईई ऑटोमोटिव, जिसको महिंद्रा सीआई बंसल जी वक्त के साथ बदलने को तैयार नहीं है। हालांकि कंपनी ने अपना नाम बदला है। कुणाल जी इस पर आपको कुछ एडवाइस भी देना चाहते हैं। बंसल जी ले लीजिए, मुफ्त में ही दे रहे हैं। जी सर। मैं अनिल जी ये कहना चाह रहा था कि बंसल जी का नाम तो अनिल जी हम लोग बदल नहीं पाए, बड़ा प्रयास किया हमने। हाँ। लेकिन कंपनी का नाम बदल गया, अभी सीआई ऑटोमेशन हो गई। हाँ महिंद्रा चले गए इसमें। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो 522 का टारगेट सीआई ऑटोमोटिव, और इसका नाम पहले महिंद्रा सीआईई होता हुआ करता था। 478 का स्टॉप। आइए बढ़ते आगे। अमरीश सर का भी स्वागत। गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। पिक ऑफ द डे है सोना BLW प्रिसिशन फोर्जिंग, जो एक लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज प्ले है, जो डिजाइन, डेवलप और डिस्ट्रीब्यूट करती है हाईली इंजीनियर्ड मिशन क्रिटिकल नेक्स्ट जेन ऑटोमोटिव सिस्टम्स और कंपोनेंट्स। 71 OEM कस्टमर्स है अक्रॉस इंडिया, यूरोप, US और चाइना में, बोथ अक्रॉस इलेक्ट्रिफाइड एंड नॉन इलेक्ट्रिफाइड पावर ट्रेन सेगमेंट में। कंपनी के पास करीब 9 स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज है in India, USA, Mexico and China.
26% ऑफ द रेवेन्यू आता है ईवी सप्लाई से और 22% आता है हाइब्रिड से। तो ये फ्यूचर रेडी कंपनी है, डिरिस्क मॉडल है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन है, करीब 22,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, विच इज एक्चुअली फॉर द नेक्स्ट 4 years। ईवी रिलेटेड ऑर्डर्स करीब 17,100 करोड़ का है, विच इज अबाउट 78% ऑफ द ऑर्डर बुक। Among the fastest growing auto ancillary company है with expected PAT CAGR of 35% over the next 3 years और EBITDA margins भी काफी हाई है, 27% का है। तो FY25 का expected EPS है मेरा 16 का और इससे मेरा टारगेट बनता है 640। ओके, सोना BLW प्रिसीजन, ये है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए राय है अमृतसर की तरफ से खरीदारी करने की पिक ऑफ द डे। विश्वेश जी का भी स्वागत, सुप्रभात। बताएं सर, क्या है इरादा? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात सारे पैनलिस्ट को। देखिए, मैंने आज जो ट्रेड पिक किया है वो है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट का कल का कैश का क्लोज था 554 के आसपास। मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल स्टॉक स्ट्रॉन्गर रहा है लास्ट कुछ दिनों से, और पहली बार हमने जब रिकमेंड किया था 470-80 के आसपास रिकमेंड किया था और राउंड अबाउट वही लेवल थे। लास्ट 4 दिन का कंसोलिडेशन अपसाइड में ब्रेक हुआ है। मुझे लगता है यहाँ पे कंजर्वेटिवली 544 का स्टॉप रखना चाहिए और आज के दिन में हम 560, 565 ये 2 लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बिरला सॉफ्ट मेरी ओर से आज का पिक ऑफ द डे होगा। ओके, पिक ऑफ द डे बिरला सॉफ्ट खरीदारी करने के लिए आइए सुमित जी का भी किया जाए स्वागत, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और सुमित जी को हमेशा लेट जुड़ने का बड़ा फायदा मिलता है और आज उन्हें पता है कि ब्लू डे है, शाही ब्लू, एकदम शाही ब्लू वाला पहन के सुमित जी आ गए। और मुझे लगता है कभी कभी ऐसा लगता है लेट आते भी इसीलिए एक बार देख लो सारा ताकि अपडेटेड होके आओ। सुमित जी बहुत बहुत स्वागत है, अच्छे लग रहे हैं आप शाही ब्लू में। जी सर, बताएं आपका पिक ऑफ द डे है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा सुबह पहले सुन के कि अच्छे लग रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। और अनिल जी, जो पिक ऑफ द डे मेरी तरफ से है वो है ब्रिटानिया के अंदर यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक के अंदर एक कंसोलिडेशन के बाद लोअर लेवल से एक बाउंस बैक के संकेत देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। ब्रिटानिया नीचे में 4510 का सपोर्ट बनेगा, तो 4510 के स्टॉप लॉस से ब्रिटानिया में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है ये बाउंस बैक और पुल बैक के टारगेट है, जिसमें 4750 ये इमीडिएट टारगेट बनेंगे। 4700 से 4750 का टारगेट, पोजिशन टारगेट 5000 प्लस के बनेंगे। यहाँ पे ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है और अच्छा बाय बन रहा है, तो खरीदारी करें ब्रिटानिया 4510 के स्टॉप लॉस से 4750 के टारगेट ऊपर में 5000 तक के लेवल आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए ब्रिटानिया, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ज्यादातर खरीदारी के ही काउंटर्स आ रहे हैं और एक्शन भी यहां पर आपको दिखेगा। टाटा एलेक्सी, इसके भी नंबर्स आए थे, अच्छे नंबर्स आए हैं और ट्रांसपोर्टेशन कारोबार की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है कंपनी की। एक बार कुणाल जी जरा चार्ट्स पर देखें टाटा एलेक्सी। देखिए, जबरदस्त अप ट्रेंड में स्टॉक है दीपांशु और एक आउट परफॉर्मर है और जिस तरह का चार्ट परफॉर्मेंस है मुझे लगता है कि अभी भी और तेजी की गुंजाइश है। एक ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में देखा, हालांकि कल थोड़ा नीचे आकर बंद हुआ। ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे मजबूत लगता है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 8000 की ओर वापस अग्रसर है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, नई खरीदारी भी इन स्तरों पर कर सकते हैं। 7400 के नीचे 7400 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। 8000 के टारगेट से मेरी खरीदारी कराएं। ओके, ये है आपके लिए टाटा एलेक्सी। अमृतसर, आपका कोई व्यू टाटा एलेक्सी पर? हाँ, इनफैक्ट मैं ट्रैक करता हूँ और ये स्टॉक ने काफी आउट परफॉर्म किया था फ्रॉम 21 to 22 और उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है, कंसोलिडेशन रहा है। नाउ विद द सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स जो आए हैं, मुझे लगता है कि नेक्स्ट अप ट्रेंड यहाँ से शुरू होगा एंड यहाँ पे मेरा जो टारगेट है 9100 का है। आई थिंक दैट शुड बी अचीव्ड ओवर द नेक्स्ट पॉसिबली 8 to 12 मंथ्स। ओके, तो 9100 का पोजिशनल टारगेट है अमृतसर का, एक साल के होराइजन के साथ। नजर रखिए इस पर। हुतामाकी, जरा बंसल जी इसके चार्ट देख लीजिए। नंबर से यहाँ पर थोड़े मिले जुले रहे हैं, रेवेन्यू गिर कर आया है बट ऑपरेशनली थोड़े अच्छे नंबर्स हैं। मुनाफे में बड़ा उछाल है बट बेस क्वार्टर में एक डिफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट भी था। बट अच्छी बात है कि मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी ने दिखाया, तो बाकी पैकेजिंग स्टॉक्स पर भी रिएक्शन आ सकता है। बट हुतामाकी पर कोई राय आपकी बंसल जी? दीपांशु, इसमें देखें तो 283 के अराउंड चल रहा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका अच्छा है। तो जिनके पास है दीपांशु, एक तो पहले तो बने रहने की राय है। एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है 280 के ऊपर और 276 275 का यहाँ लगाना है स्टॉप लॉस और ऊपर में 295 एक पहला टारगेट निकल के सामने आता है। तो इस पर भी खरीदारी की राय है। टेक्निकली ब्रेकआउट है तो खरीदारी की राय है इन स्तरों पर।
ओके अमरीश सर, आई थिंक आपने भी पहले रेकमेंड किया एक बार हुतामाकी पर, आप भी अपनी राय दे दें और मार्जिन एक्सपेंशन दिखाए तो बाकी पैकेजिंग कंपनीज के लिए क्या समझना है सर? क्योंकि ओवरऑल पैकेजिंग कंपनीज का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा था इन द लास्ट क्लोज टू अबाउट अ ईयर, पर मुझे लगता है कि यहाँ से हम लोग अभी मार्जिन एक्सपेंशन देखेंगे तो आई थिंक ओवरऑल पॉजिटिव है। और इवन हुतामाकी ऑल्सो यहाँ से मुझे अपसाइड दिख रहा है, इट इज अबाउट 15 to 18% का। तो ये है आपके लिए हुतामाकी, यहाँ पर भी रिएक्शन आते दिखेगा। कुछ कैश काउंटर्स हैं जहाँ पर नंबर्स रिएक्ट कर सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स, विश्वेश जी एक बार इसके नंबर्स देखें, माफ कीजिए इसके चार्ट्स देखें। नंबर्स कुछ खास नहीं है, रेवेन्यू ग्रोथ जरूर है बट ऑपरेशनली थोड़ी कमजोरी दिखी है और इन्होंने भी अपनी गाइडेंस कमजोर दी है। सर जरा राय दें एक बार हैप्पीएस्ट माइंड्स के चार्ट पे। देखिए दीपांशु, इसका अगर ओवरऑल चार्ट देखें तो काफ़ी बैरिश रहा है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म टू एज मीडियम टर्म। 2021 में 1500-1600 का हाई बना था और वहाँ से ऑलमोस्ट 2 साल हो गए अभी और स्टॉक चल नहीं पा रहा है। ओवरऑल मुझे पूछो तो मुझे लग रहा है कि इन अ वेरी शॉर्टर टर्म इसकी एक रेंज है 770 लोअर साइड पे एंड अबाउट 1000 अपर साइड पे, और अभी हम एग्जैक्टली उसके सेंटर में हैं। तो मेरा ये मानना है कि दीपांशु जो भी ट्रिगर आ रहा है वो ट्रिगर फिलहाल के लिए तो लोअर एंड ऑफ द रेंज की तरफ ही पुश कर रहे हैं, विच इज समवेयर अराउंड 780। अगर 780 आता है तो वहाँ पे रिव्यू लेना चाहिए आई थिंक दीपांशु, क्योंकि ये सारे जो आईपीओ के बाद स्टॉक चले हैं और जिन सब में पुल बैक आता है उनमें कहीं ना कहीं कोई एक ट्रिगर आता है। लास्ट ईयर हमने लास्ट ईयर तेजस नेटवर्क वगैरह में देखा था, तो ये स्टॉक भी अच्छा है ओवरऑल मुझे लगता है, लेकिन सपोर्ट 770 के आसपास है तो वहाँ रिव्यू लेना चाहिए दीपांशु मेरे हिसाब से। ओके, ये है आपके लिए कुछ और नतीजों का रिएक्शन। और भी कई सारे स्टॉक्स कवर करने हैं।